एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले बंदूक से गोली चला रहे हैं और वहां से एक फीमेल कैरेक्टर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है वो हमें दिखाई दे रही है। जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे उसे मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसके पास जो ताकत रहती है वो उनसे भी काफी ज्यादा रहती है, जिसके कारण अंत में उन्हें घुटने टेकना पड़ता है। सबकी बैंड बजाने के बाद वो सिंपली एक बच्चे को उठाती है और वहां से निकल जाती है। बाहर उसके एक साथी उसका इंतजार करती है और कहती है कि उसने सारे बंदों को मार दिया है जब तक तुम गई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जापान कैपिटल सिटी सिंताओ टाइटो का, जिसमें 2020 के ऊपर ये कहानी सेट है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। हम इसमें हमारे मेन कैरेक्टर से मिल पाता है जिसका नाम है मिनातो ससासी और वो 19 साल का है। तभी हम देखते हैं कि इस बार भी वो फेल हो गया है, तो वो सीधे अपनी मॉम से बात करता है इसके बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार है, काश मेरे पास भी कोई जीएफ रहती तो मैं उसे घुमाता खिलाता पिलाता और ऐश करवाता। तभी हम देखते हैं कि आसमान से उसके लिए एक जीएफ आ जाती है। आई मीन टू से एक लड़की आसमान से उसके ऊपर गिरती है, उसके मुंह के ऊपर। लड़की उसका धन्यवाद करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। तभी उस पर अचानक से हमला होता है और इस बार भी वो दोनों बच जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि दो ट्विन इविल सिस्टर उनसे लड़ाई कर रही है। पता नहीं क्या बात होगी इनके बीच, लेकिन वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगी। ये लड़ाई का माहौल देख के हमारा हीरो डर जाता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे इतनी तेजी से लेके भागती है जैसे कि एक लड़की अपने पति को लेके भागती है। जब हमारे हीरो की आंखें खुलती है तो उसके हाथ एक बड़े बड़े संतरे पे पड़ते हैं जो कि काफी ज्यादा बाउंसी और रसीलेदार होते हैं। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। अरे मैं कहाँ भटक रहा हूँ, इसके एक्सप्लेनिंग स्टार्ट करो यार। जैसे ही वो उठता है उसके बाद वो लड़की भी उठती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है। उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और उसका भी रॉकेट काफी ज्यादा आगे आ जाता है, लेकिन जहां भी कुछ होने वाला होता है उससे पहले वो भाग जाता है शर्मा के और कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तुम फिलहाल अपना कपड़ा चेंज कर लो। हमारा जो मेन कैरेक्टर है दरवाजे के पीछे बैठ के यही सोचता है कि उस समय इसमें इंसिडेंट में पड़ा और उसके बाद अचानक से ये देखने को मिला, लेकिन वो ये देखता है कि उसके संतरे इतने ज्यादा बड़े हैं जो कि काफी कमाल का है। मतलब आज तक उसने इतने बड़े संतरे कभी नहीं देखे और मैंने भी नहीं। जब वही लड़की तैयार होकर उसे लेने के लिए आती है तो वो अपने मीठे मीठे ख्वाबों में इतना खो जाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। और वो दोनों एक जगह पर बैठते हैं और वो लड़की माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम इतनी सीरियस चीजों में इन्वॉल्व हो गए हो, आई एम रियली सॉरी। थोड़ी मोड़ी बातें करने के बाद लड़की अपना नाम मुझसे भी बताती है, लड़का भी अपना नाम बताता है मिनाटो। तो अब से इसका नाम मिनाटो रहेगा। और यही सब बताते हुए वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। इससे हमारा लड़का काफी ज्यादा झटके से उठता है और उसके पास जाता है। दूसरे सीन में वो काफी ज्यादा खाना पेल रही होती है। तभी हमारा जो बंदा है मिनातो, वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ था। शायद लगता है इसे काफी ज्यादा भूख लग रही होगी, इसीलिए ये बेहोश हो गई थी। हालांकि वो लड़की से पूछता है कि देखो अब जो भी हुआ हमारे बीच, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तब वो लड़की कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है और मैं यहीं पर रहना चाहूंगी। लड़का पहले पहले इसके बारे में मना करता है, तो वो कहती है कि अब से मैं ही तुम्हारी और तुम मेरे हो, यानी कि तुम मेरे आशिका भी हो। तो वो बोलता है कि आखिर ये है क्या। तो लड़की पूछती है कि और बताती भी है कि मैं इसे कब से और कहीं से कहीं भी खोज रही थी, मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ कि आशिका भी क्या होता है। वो बाहर बैठ के यहीं इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता है। तभी उसका मकान मालिक रवि आ जाता है और बोलता है कि मैंने इस जगह पर किसी लड़की की आवाज सुनी थी, क्या तुम कोई लड़की लेके आए हो? तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी लड़की लेके नहीं आया हूँ, तुम्हें या सर आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन फिर वो बताता है कि असल में मेरी एक दोस्त है जो कि यहाँ पर बस मुझसे मिलने के लिए आई है। मकान मालिक उसे शक के नजरियों से देखता है और बोलता है कि बच्चे, एक बात याद रहे कि अगर मुझे कोई लड़की मिली ना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। उसके बाद ये कह के वो चला जाता है। तब वो लड़की निकलती है और उससे माफी मांगती है कि मेरे कारण तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा अभी, आई एम रियली सॉरी। मिनाटो मान जाता है मुसीबी को घर में रखने के लिए फिलहाल के लिए, लेकिन मुसीबी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो मिनाटो फौरन जाके उसके लिए खाना लेने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दो लकड़ी आई मीन लड़कियां, प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां बलून बेच रही है। और जब वो देखता है तो पता चलता है कि ये वही दो लड़कियां हैं जिसने मुसीबी पे हमला किया था, और ऐसा देख के लगता है कि अब वो उस पे भी हमला करने वाली है।
तभी हम देखते हैं कि मिनातो का माल मुसीबी भागे भागे उसके पास आ रही होती है कि हमें क्या खाना चाहिए प्यारे। तब देखती है कि वो दो लड़कियां वहीं पर है। वो दो लड़कियां उस पर तुरंत हमला करती है जिसके कारण उसके आधे कपड़े फट जाते, लेकिन मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। हालांकि जो भी हो, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम्हें एक मर्द क्या मिल गया, तुमने तो अपने जवानी के किस्से सबको सुनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो लड़की भी हैरान में हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ये कोई टिपिकल ड्रामा है। एनीवे, वो लड़कियां उस पर हमला करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मिनाटो बीच में आके हीरो बनने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिचुएशन हुद गए गुरु की तरह है, तब वो सिंपली मिनाटो को अपनी गोदी में भरकर भागने लगता है। और वो हर एक बार भोजपुरी फिल्म की तरह डोज कर रहा होता है, जैसे कि कोई चीज उस पर लगेगी ही नहीं। और ऐसा हो भी जाता है और वो मिनाटो को सक्सेसफुली एक जगह पर ले आता है। लेकिन मिनाटो थोड़ी अजीब और थोड़ी सी कमजोर लग रही होती है और वो बताती है, वो कहती है कि मैं क्या करूं मिनाटो, मेरा शरीर काफी ज्यादा गर्म हो गया है, मुझे बस अपने ओठों का एक रसीला सा जाम तो पिला दो। तो मिनाटो कहता है कि क्या बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। वो धीरे धीरे करीब आता है। तभी वो दो कमीनी लड़कियां दोबारा वापस आ जाती है और देखती है कि ये दोनों किस करने वाले हैं। जैसे वो ये चीज करने वाले होते हैं, तभी वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ओठों का जाम पी लेते हैं। और जैसे ही मुसीबी उसके ओठों का जाम पीती है, उसके बाद उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। उस ताकत के कारण वो दोनों को उठा उठा के पेल देता, पटक देती है। लेकिन जब पता चलता है वो दोनों लड़कियों को कि उसकी ताकत काफी ज्यादा है, वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है और कहती है कि इस बार तो तुमने अपनी ताकत हासिल कर ली है, लेकिन अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो लड़कियां बच के कहीं और जाती है। तभी वो देखती है होमुरा यहाँ पर है। वो पूछती है कि होमुरा तुम यहाँ पर क्या हमें देख रहे थे। तो होमुरा कहता है कि मैं बस काम मेरा देखने का है। हालांकि वो लड़की का अब एक पार्टनर बन चुका है, तो उम्मीद है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी। और यह कह के वो चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है सेकेराई के बारे में। सेकेराई एक ऐसा बॉन्ड है जो कि एक इंसान और उसके सोलमेट के बीच होता है। असल में वो दोनों हर चीज के कारण फिजिकल, मेंटली और इमोशनली सब तरीके से कनेक्टेड हो जाता है। वो दोनों अपनी ताकत को बांटते हैं और इसके इस्तेमाल के साथ वो आगे की लड़ाई लड़ते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि उनके अंदर कितनी ताकत है। लेकिन फिलहाल हमारा जो मिनाटो है वो अभी नूब है इस काम को लेकर। इसके कारण उसे काफी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि मुसीबी उसके पास आती है। हालांकि उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो वो काफी ज्यादा एक्सपोज हो रही थी। तब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सिंपली उसे खड़ा करता है और उसे अपनी शर्ट दे देता है। तब वो थोड़ी शर्मा जाती है और वो लड़की कहती है कि अब से हम सेकेराई है, हम एक जिस्म दो जान है। आई मीन टू से दो जिस्म एक जान है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बहन के साथ बात कर रही है, जिसमें उसकी बहन बोलती है कि भैया आप कितने बड़े मेरा मतलब है कि आपने एग्जाम 2 बार फेल किया, आपसे ज्यादा अच्छा तो कोई बच्चा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, एनीवे ऐसे बातचीत करके वो पूछती है उससे कि आपने क्या कोई लड़की पटाई है या फिर कोई ऐसी लड़की है जिसे आप पसंद करते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मा के बोलता है, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद वो मुसीबी को देखता है। उसके सारे कपड़े उसने अभी सूखने के लिए रखे हैं क्योंकि वो गीले हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी एक पतली सी शर्ट को पहनती है और काफी हॉट अंदाज में, काफी प्यारे अंदाज में उसके लिए एक हाउसवाइफ की तरह खाना बना रही होती है। तभी हम देखते हैं टीवी में एक कैरेक्टर का आना। अचानक से टीवी में वो आता है। तभी हमारा मिनाटो बोलता है कि मैंने तो टीवी ऑन नहीं किया, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि ऐसा मत करना प्लीज। तभी मिनाटो आ जाती है और मुसीबी भी आती है और वो दोनों मिलकर बोलता है, अरे ये तो प्रोफेसर है। मुसीबी की बात सुन के मिनाटो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि क्या कहा, ये प्रोफेसर? हाँ, यही प्रोफेसर है जो कि द सेकेराई प्रोजेक्ट के फाउंडर है। तो फिर प्रोफेसर अपनी जानकारी देते हैं कि तुम्हें लगता है भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। हालांकि मैंने द सेकेराई प्रोजेक्ट बनाया है और इसको लेके आगे भी काम चल रहा है। तब मिनाटो पूछता है कि क्या आपने वही चीजें बनाई है जिसके कारण मुसीबी दूसरे लोगों से लड़ाई कर रही है एक सेकेराई के रूप में? उसने कहा कि तुम्हें काफी आसानी से पता चल गया। हालांकि एक चीज लड़के मैं तुम्हें ध्यान से बताना चाहता हूँ कि अगर इस चीज के बारे में किसी को भी पता चला तो तुम्हें पता है कि मेरी एमबीआई टीम कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो चाहे तो तुम्हें कोई भी कोने से पकड़कर कुछ भी कर सकती है। तो वो बोलता है, इसके क्या मतलब है? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करोगे?
मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ऐसा वो कहता है। तभी वो जाने से पहले बोलता है कि एनीवे अपना ध्यान रखना और सुरक्षित रहना। 88 नंबर की मुसीबी। अचानक से उसकी घंटी बजती है और वहां पर एमबीआई का एक आदमी आता है। वो डर जाता है और बोलता है कि मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके हाथ में एक डब्बा रहता है, वो उस डब्बे को उसे दे देता है और जब वो डब्बा खुलता है तो उसमें मुसीबी के कपड़े रहते हैं। मुसीबी उसे पहनती है। तभी वो जाता है, बोलता है कि मैं बाद में आऊंगा। तभी मुसीबी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर लड़ूंगी मिनाटो, हम दोनों मिलके एक दिन ताकतवर बनेंगे। तभी कहीं से अचानक से उसका मकान मालिक रवि वापस आ जाता है और देखता है तो बोलता है कि आखिर यहाँ पे लड़कीबाजी करने के लिए मैंने तुझे जगह दी थी। और ऐसे करके बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। अगले दिन वो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाता है, लेकिन जो मैनेजर रहता है और स्टाफ रहता है वो कहता है कि सर आपके इतने नंबर नहीं है कि आप कॉलेज में रैंकिंग ले पाओ। आपका रैंकिंग नंबर 30 पे है, जिसके कारण आपको सीट नहीं मिल सकती। अंत में वो थक हार कर एक जगह पर बैठता है और बोलता है कि मैं 30वें स्थान पे आया हूँ, कितनी दुख की बात है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और सैड हो जाता है और बारिश होने लगती है। खामोशी में वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुमने मुझे क्यों चुना, मैं कोई काम का नहीं हूँ और मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा जो मुझे देनी चाहिए। तो वो लड़की कहती है, यानी मुसीबी कहती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम दिल के अच्छे हो और अगर तुम्हारे अंदर भरोसा है और तुम्हारे अंदर हौसला है तो तुम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे पूरा ना कर सको। अपने अंदर एक निडर विश्वास जगाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और ये बातें कह के उसे वो किस करती है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी जिंदगी जीने का असली मकसद पता चल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करना जरूरी करें। और आप सबसे पहले सजेस्ट करें और कमेंट करें अपना फनी पार्ट, और आप नेक्स्ट में कौन सा एनिमे सीरीज हमसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल दो हम इतने बड़े तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है कि हम आपकी सारी इच्छा पूरी कर सके, लेकिन हाँ हम अपना पूरा बेस्ट करेंगे कि आपको हम हमेशा एंटरटेन कर सके। और ऑल्सो गाइस लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।